प्यारे बच्चों, सांख्यिकी में माध्य क्लास 11th में भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन में भी पढ़ना है। तो हम लोग आज माध्य सीखेंगे। माध्य में जो थ्योरी आता है उसको भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और उसका सॉल्यूशन को भी समझेंगे। किसी तरह कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य सांख्यिकी में एक ऐसी राशि या संख्या मालूम करते हैं जो आंकड़ों का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रतिनिधित्व करे। ऐसा तब होता है जब दो आंकड़े समूह वर्गीकृत अवस्था में दिए गए हो और जब हम उसकी तुलना करें उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्रॉक्सटन और कॉडेन के अनुसार समांकों के विस्तार में माध्य एक ऐसा अकेला मूल्य है जो श्रेणी के समस्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चूंकि माध्य समंकों मतलब जो डाटा दिया हुआ है उसको समंकों के विस्तार के अंतर्गत होता है, इसलिए इसे कभी कभी केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निम्न प्रकार से की जाती है। तो समांतर माध्य द्वारा, मतलब किसी श्रेणी के सभी पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य कहते हैं। दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की यहाँ हम लोग ये टेबल देख रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सांख्यिकी माध्य भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें गणितीय माध्य में आपका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, ह्रासात्मक माध्य आता है, और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यिका, विभाजन मूल और भूइष्टक या बहुलक आता है। तो हम लोग यहाँ समांतर माध्य को देख रहे हैं। सेक्रिट के अनुसार एक समंक माला के पदों के मूल्यों के जोड़ में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल समांतर माध्य, इसमें पदमाला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। और दूसरा है भारित समांतर माध्य, जब पदों को आवश्यकता अनुसार भार देकर समांतर माध्य निकाला जाए तो इसे भारित माध्य कहते हैं। ये आपका मैथ के साथ थ्योरी आता है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग माध्य को सीखेंगे। माध्य बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले श्रेणी 3 प्रकार का होता है। अगर श्रेणी का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले श्रेणी को समझ लीजिए, तभी आपको फॉर्मूला बैठाने में सहूलियत होगी। तो श्रेणी 3 प्रकार का है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी का जब हम लोग कहेंगे तो माध्य बनाने का 2 विधि है, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। अगर प्रत्यक्ष विधि से अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला है x बार। x बार मतलब हो गया माध्य, x लिख के उसके ऊपर टोपी पहना देंगे तो x बार हो गया, बराबर सिग्मा x बट्टा n। यहाँ सिग्मा जिलों के साथ लगा हुआ रहेगा ये सिग्मा, इसका मतलब है कि उसको आप टोटल जोड़ दीजिए, और n हो गया पदों की संख्या। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन रहेगा तो लघु विधि का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बट्टा n। इसमें a हो गया मेरा काल्पनिक माध्य जिसको हम लोग अपने से मानते हैं, विभाज्य मूल, और dx हो गया x से घटाओ। अब डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होगा x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, और लघु विधि में फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx बट्टा सिग्मा f। उसी तरह सतत श्रेणी का भी सेम फॉर्मूला है। अब सतत श्रेणी में यदि हमको गुना भागा से बचना है तो हम लोग पद विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड को भी अपना सकते हैं। इसका फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx डैश, इसको पढ़ेंगे, बट्टा सिग्मा f इंटू आई, जहाँ पर x बार बराबर माध्य कहलाएगा, सिग्मा बराबर कुल जोड़, n है पदों की संख्या, a कल्पित माध्य मतलब अपने से जो नंबर को चुनेंगे, आई हो गया विचलन को साझा
संख्या से भाग लेंगे, f हो गया बारंबारता, dx हो गया कल्पित माध्य की सहायता से प्राप्त विचलन। अब हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी का प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पर माध्य का जो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा x, मतलब पहले x को जोड़ दीजिए, तो x को जोड़ देंगे तो मेरा 150 आएगा। और इसके बाद फॉर्मूला में है मेरा n, n मतलब हो गया पदों की संख्या, तो पदों की संख्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो n के जगह हो गया 5। अब 150/5 के फॉर्मूला में बैठा के तो मेरा आ गया 30 आंसर। ये था डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या है, तो सबसे पहले अगर हम लोग फॉर्मूला को अगर जानेंगे, याद रहेगा हमको, तो टेबल में क्या क्या करना है वो हमको पता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को ए निकालना है। तो ए कहाँ से पता चलेगा, तो ए रहेगा जो एक्स में जो नंबर दिया हुआ है इसी में से हम कोई नंबर को उठा लेंगे। जैसे हम 30, ए बराबर 30 मान लिए, ए हो गया काल्पित माध्य। आप 10 भी रख सकते हैं, ए बराबर 10 भी ले सकते हैं, ए बराबर 20 भी रख सकते हैं। अब यहाँ हम मान लिए 30 लिए हैं, तो ये कहलाएगा मेरा dx। अब क्या करेंगे, ये 10 में 30 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -20। 20 - 30 करेंगे तो -10, 30 - 30 0, 40 - 30 10 और 50 - 30 बराबर 20 आएगा। अब यहाँ प्लस, पहले माइनस साइन को जोड़ेंगे तो -30 और फिर प्लस साइन को जोड़ेंगे तो 30, मतलब 20 और 10 30 हो गया। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, मतलब 30 में 30 गया, 0 बच गया। फॉर्मूला यहाँ चूँकि मान लिए, चूँकि dx बराबर क्या आया मेरा 0 आया। dx बोले जिसके साथ सिग्मा लगा रहेगा उसको जोड़ना है, और यहाँ dx जो हम निकाले हैं इसके साथ यहाँ सिग्मा लगा तो इसको जोड़े हैं तो 0 आया। a हो गया कल्पित माध्य, तो a की जगह 30 लिख देंगे, सिग्मा dx के जगह क्या लिखेंगे 0, और n हो गया पदों की संख्या 5। अब ऊपर 0 नीचे संख्या, तो भागफल मेरा क्या आएगा 0, तो 30 + 0 बराबर 30। दोनों का आंसर अमंग सेम आया, इस डायरेक्ट मेथड से भी 30 और शॉर्टकट मेथड से भी 30 आया। अब हम लोग आएंगे डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज डायरेक्ट मेथड, तो इसमें डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा, तो x दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। तो x यहाँ लिखा हुआ है और f भी दिया हुआ है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला में सबसे पहले जाए, तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले fx मतलब x और f को आपस में गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे, 4 चौके 16, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, इस तरह गुना करेंगे, fx निकल गया। अब इसके साथ यहाँ फॉर्मूला में देख सकते हैं सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा fx मतलब fx को आपको जोड़ देना है, 126 आया, बटा सिग्मा f मतलब f को भी जोड़ना है तो ये 20 आया। तो यहाँ फॉर्मूला में बैठाएंगे माध्य बराबर सिग्मा fx के जगह 126 और सिग्मा f के जगह 20। अब इसको इसमें भागा देंगे तो 6.3 आंसर आ जाएगा। ये था डायरेक्ट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट में हम लोग को काल्पित माध्य लेना पड़ता है, x दिया हुआ, f दिया हुआ, हम x से कोई नंबर ले लिए, तो नंबर क्या लिए हैं 3 को ले लिए, a बराबर 3, आप 4 भी ले सकते हैं। अब यहाँ लिख लेगा मेरा dx मतलब होता है x से घटाइए, तो x में ये नंबर है तो 4 - 3, कैसे लिखेंगे 4 - 3, तो क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर सेकेंड में हम लोग देख सकते हैं 6 - 3 बराबर 3, तो ये इस तरह निकालेंगे। फिर 2 - 3 तो -1 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा। इस तरह हम घटा के निकालेंगे तो dx निकल जाएगा। अब फिर फॉर्मूला में मेरा क्या है f dx, मतलब f को dx से गुना कर दीजिए, तो गुना कर देते हैं f और ये dx, 4 × 4, 3 तिया 9, 4 को 0 से करेंगे गुना 0, 2 को -1 से करें तो -2, इस तरह गुना करेंगे fx निकल जाएगा। अब इसके साथ सिग्मा लगा हुआ है, मतलब f dx को आप जोड़ दीजिए, तो ऊपर से ये सब नंबर को जोड़ेंगे, प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 68 आएगा, और ये -2 किए, अब 68 - 2 किए तो 66 आया। उसके बाद यहाँ है फॉर्मूला में सिग्मा f, तो f को भी जोड़ दिए यहाँ से, यहाँ 20 आ गया।
फॉर्मूला में बैठा देंगे। ए बराबर हम 3 माने थे, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 66 आया, सिग्मा एफ 20 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 6.3 आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सतत श्रेणी, जिसको हम लोग अखंडित श्रेणी भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या रहता है कि अंतराल में दिया रहता है। तो सी आई क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 तक दिया हुआ, एफ भी दिया रहेगा। अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट मेथड से बना रहे, तो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स, मतलब एफ को एक्स से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर अंतराल में है तो एक्यूरेट एक्स हमको पता नहीं चल रहा है, तो एक्यूरेट एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, एम भी मध्य बिंदु, मिड वैल्यू। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है 0 - 10 जो है, मतलब 0 से 10 जो है उसको जोड़ देंगे और 2 से भागा लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर मेरा 5 लिखा गया। अब 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, तो 30 भागा 2 बराबर आ जाएगा 15। फिर यहाँ 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, 2 से भागा देंगे तो 25। इसी तरह ये दोनों नंबर को, मतलब जो शुरू वाला नंबर है जैसे 0, तो ये हो जाएगा मेरा L1 और जो 10 है वो L2 कहलाएगा। तो हम लोग मिड वैल्यू का फॉर्मूला बना सकते हैं L1 + L2/2। इस तरह फॉर्मूला बनाए, मतलब 10 + 20 भागा 2, तो यहाँ 30, 2 से भागा देंगे तो 15। इस तरह मध्य बिंदु निकाल देंगे। ये जो मध्य बिंदु निकलेगा मिड वैल्यू, ये x कहलाएगा। तो x का पता चल गया। अब fx करेंगे, मतलब f को x से गुना कर देंगे तो fx निकल जाएगा। फिर सिग्मा लगा हुआ है इसके साथ, तो इसको जोड़ देना है, और f के साथ भी सिग्मा लगा तो इसको भी जोड़ देना है। तो यहाँ 12 आया, फॉर्मूला में बैठा देंगे। सिग्मा fx कितना है 300, सिग्मा f कितना है 12, यहाँ पर 12 से 300 को भागा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम लोग को काल्पनिक माध्य लेना, एज्यूम मीन। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, मध्य बिंदु निकालना सीख ही गए हैं। अब हम लोग एक्स से कोई नंबर को मान लेंगे, तो हम 25 मान लिए। आपको अगर इच्छा है 5 मानने का तो 5 मानिए, 55 मानना है तो 55 मानिए। यहाँ हम लोगों ने 25 को माना, ए बराबर 25। अब dx लिख लेगा, dx मतलब x से इसको घटाइए, तो 5 - 25 कितना आ जाएगा -20, 15 - 25 -10, 25 में 25 गया 0। इस तरह एक एक करके घटाएंगे, dx निकल जाएगा। तो फॉर्मूला है a + सिग्मा एफ dx/σf। तो यहाँ पर जो dx तो निकल गया, अब f से dx को गुना करना, तो f ये रहा और dx रहा ये, तो 3 × 20 तो 60 हो जाएगा, माइनस लगा हो तो -60, 2 को 10 से गुना करें तो -20 हो गया। इस तरह f को ये dx से गुना करेंगे तो f dx हो जाएगा। अब इसके साथ सिग्मा लगा हुआ तो इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे, पहले प्लस साइन वाला को जोड़ लिए तो 80 आया, फिर माइनस साइन वाला को जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ 0 हो जाएगा। सिग्मा f है तो मतलब f को भी जोड़ दिए, 25 सॉरी यहाँ सिग्मा f के जगह 25 के जगह 12 होगा, तो यहाँ 12 लिखाएगा। तो 25 + 0/12, तो यहाँ ऊपर संख्या नीचे, ऊपर 0 नीचे संख्या, तो भागफल क्या होगा 0, तो 25 + 0 25 ही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट मेथड से भी बनाए तो भी 25, यहाँ देख सकते हैं शॉर्टकट मेथड में भी 25। अब इसमें हम लोग पद विचलन विधि को देखेंगे। पद विचलन विधि में जो इसके पहले जो क्वेश्चन देखे वो सारा सेम, यहाँ ए तक तो आप लोग जान ही गए कैसे लिख लेगा। क्लास इंटरवल है, एफ दिया रहेगा, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम लोग को एक आई निकालना। आई मतलब होता है कि ये कितना का अंतर जा रहा है, वही आई कहलाएगा। तो जैसे अंतर कैसे निकालेंगे, तो L2 - L1 कर देंगे, तो 20 में 10 को घटा देंगे तो क्या अंतर आएगा 10। 30 - 20 को भी घटाकर हम लोग देखते हैं तो 10, इसका मतलब ये 10 का अंतर में जा रहा, तो आई मेरा 10 हो जाएगा। अब ये जो 10 है इससे ये dx में भाग लगा देंगे, मतलब 20 ये हो जाएगा मेरा 20, यहाँ पर जो देख रहे हैं 20 भागा 10, तो आ जाएगा मेरा -2। ठीक, अब यहाँ है मेरा -10, तो 10 भागा 10 बराबर 1। अब चूंकि माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस रख दिए,
तो इस तरह ये 10 से इसमें भागा लगा देंगे तो आई मेरा निकल जाएगा। अब उसके बाद फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे, dx निकल गया। अब f से dx डैश निकल गया, जो i है मेरा वो dx डैश कहलाएगा। काहे कि a बराबर जो हम 25 मानते हैं जिससे x को घटाते वो dx कहलाता है। अब i बराबर हम माने हैं, i मतलब कितना का अंतर जा रहा है, तो वो dx डैश इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला में है f dx डैश, मतलब f को dx डैश से गुना कर देंगे। 3 गुना -2 बराबर हो जाएगा -6। 2 को -1 से गुना कर तो -2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग f dx निकालेंगे। अब फॉर्मूला में है सिग्मा f dx डैश, मतलब इसको जोड़ देंगे तो प्लस साइन को जोड़े तो 8, माइनस साइन को जोड़े तो 8 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा f 12 है। i बराबर हम लोग 10 माने थे, यहाँ i बराबर देखिए 10 लिखा हुआ है, तो यही यहाँ पर i बराबर 10 हो जाएगा। तो बैठाएंगे a बराबर माद बराबर a की जगह क्या होगा, तो जो हम लोग यहाँ a बराबर 25 माने तो a बराबर मेरा 25 हो गया। सिग्मा f dx डैश कितना हो जाएगा 0, सिग्मा f हो गया 12, i हो गया 10। अब ऊपर 0 नीचे संख्या तो 0, 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0। अब यहाँ 25 प्लस 0 करेंगे तो 25। तो डायरेक्ट से भी वही आंसर आया, शॉर्टकट से भी 25 आंसर आया और पद विचलन विधि से भी 25 आया। अब हम लोग ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, यदि सिग्मा x बराबर 50 है एवं n बराबर 5 तो x बार का मान प्राप्त करें। तो फॉर्मूला सीधा सीधी माद का x बार बराबर सिग्मा x बटा n। सिग्मा x कितना है 50, n है 5, 50 बटा 5 कर दिए 10 आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। निम्न आंकड़ों से समानांतर माध्य प्राप्त करें। कर्मचारियों की संख्या 5 दिया हुआ है, मजदूरी दिया हुआ है 50, 55, 60, 70, 85। तो 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित प्रतिदिन की मजदूरी निम्न है, ये दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है या फिर अथवा इस तरह पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है 50x है। अब इसको हम लोग अपना सीरियल नंबर में सजा दिए 1 2 3 4 5 का है कि कर्मचारियों की संख्या 5 दिया हुआ है। माद कैसे लिख लेगा, तो माद होगा व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला सिग्मा x बटा n, मतलब x को जोड़ देंगे तो 320 आया। n हो गया पदों की संख्या 5 यहाँ लिखा हुआ था, तो 320 बटा 5 किए तो 64 आंसर आ गया। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर समांतर माद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सीरीज का है, तो खंडित श्रेणी का है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को नोट करके और अपने से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा और फिर आंसर यहाँ से मिला लीजिएगा। उसी तरह ये वाला भी है, ये आपका सतत श्रेणी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन नीचे आ रहा है ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और अपने से बना के प्रैक्टिस कीजिए। और दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ समानांतर माद की विशेषताएं। तो पहला विशेषता क्या है, किसी श्रेणी के वास्तविक समांतर माद से लिए गए विभिन्न पदों के विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। मतलब जो हम लोग dx निकालते हैं वो शून्य आएगा। कैसे, जैसे यहाँ x बराबर दिया हुआ है 5, 10, अगर हम लोग इसका माद निकाल रहे हैं तो क्या होगा, तो टोटल को जोड़ देंगे तो आएगा 75, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 को जोड़ेंगे तो 75 और पदों की संख्या 5 है तो 75 बटा 5 आ गया 15। अब वास्तविक माद से विचलन, तो जो 15 आया है 15 को यहाँ रख देंगे। तो विशेषता क्या है कि किसी श्रेणी के वास्तविक समांतर माद से लिए गए विभिन्न पदों के विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। मतलब जो हम इसका माद निकालेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे और उसी से अगर x को घटाते हैं, मतलब जो dx निकालने का प्रक्रिया है, तो वो मेरा 0 आएगा। तो यहाँ पर 15 आया तो a बराबर अगर हम 15 मान लेते हैं तो 5 माइनस 15 क्या हो जाएगा -10, फिर 10 माइनस 15 -5, इस तरह घटाएंगे और फिर जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये शून्य आएगा। जैसे -10 -5 तो हो गया -15 और यहाँ प्लस में 15 तो हो जाएगा 0, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता है, यदि
किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में यदि एक स्थिर राशि जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए अथवा भाग की जाए तो समांतर माध्य पर भी क्रमशः समान प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं x बराबर दिया हुआ 25 तक, तो इसका हम लोग सिग्मा x कर दिए तो 75 आया। इसका माध्य निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 यहाँ पर निकाल के दिखाया हुआ है कैसे आया है। अब हम लोग एक स्थिर राशि, मतलब स्थिर राशि है कि जो मेरा x बार आया है 15, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 बढ़ जाएगा। कैसे? तो अगर हम यहाँ पर स्थिर राशि 5 जोड़ने पर तो x प्लस 5, x मेरा 5 है तो 5 प्लस 5 10 आया, 10 प्लस 5 15 आएगा, 15 प्लस 5 20 आएगा। जब इस तरह करेंगे तो मेरा यहाँ पर आ गया टोटल 30। अब 10 15 20 25 30 को जोड़ेंगे तो सिग्मा x आ जाएगा 100। तो 100 को अगर हम लोग 5 से भागा लगा देंगे, काहे कि पदों की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो सिग्मा x बटा n, n हो गया 5, तो 100 बटा 5 तो आ जाएगा 20। तो पहले मेरा आंसर कितना आया था, तो यहाँ देखिए 15। अब अगर हम स्थिर राशि से इसको जोड़ देते तो 15 में 5 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो भी मेरा 20 आएगा। तो जो राशि को हम अगर जोड़ते हैं उतना ही जो मेरा वास्तविक माध्य आया है उतना उसमें जुट के वो बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग घटाते हैं 5 से तो क्या होगा, तो पहले मेरा आंसर आ रहा था 15, उसमें 5 माइनस कर देंगे तो देखिए 10 आया। गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा और भागा करेंगे तो भागा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं। तीसरा इसका है विशेषता, वास्तविक समांतर माध्य से श्रेणी के विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। तो यहाँ देखिए पद दिया हुआ है 5 10 15, इसका माध्य निकाल दिए हैं तो कितना हो गया 10। अब वास्तविक माध्य x बार बराबर 10 से विचलन की दशा में, मतलब 10 आया तो 5, ये 5 और इसको माइनस किया 10 माइनस 5, 10 में 10 गया तो 0, फिर ये 15 माइनस 10 5 आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करें तो -5 गुने -5 25, 0 का 0, 5 5 25, न्यूनतम कितना आया 25। अब किसी अन्य पद a बराबर 8 से विचलन की दशा में, अब अगर हम 8 से विचलन करते तो क्या होता है, मतलब a बराबर हम लोग 8 ले लिए। अब यहाँ जैसे माध्य जो हम निकाले थे 5 10 15 को जोड़कर 3 से भागा दिए तो 10 आया, ये मेरा वास्तविक माध्य हुआ। अब यदि हम अपने से कोई नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो हम माध्य बनाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ a बराबर हम अपने से नंबर ना x से ले रहे हैं, मिड वैल्यू से मान ली अपने से अगर नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए a बराबर 2.5 हम अपने से ले लिए। यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखिए यहाँ a बराबर 5, तो इसमें से हम कोई अपने से नंबर चुन लिए हैं, a बराबर 5 चुने हैं और फिर इसी से x को घटा रहे हैं, तो ये हुआ मेरा कल्पित माध्य, मतलब हम अपने से माने हैं। और अगर माध्य निकाले हैं तो वो मेरा वास्तविक माध्य कहलाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग वास्तविक माध्य से विचलन किए तो मेरा 25 आया, और अगर हम अपने से माध्य को मान लिए हैं 8, कल्पित माध्य 8, तो क्या होगा, तो 5 माइनस 8 तो -3, 10 माइनस 8 बराबर +2 हो गया, और 15 माइनस 8 7 हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 4 और 49, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो वास्तविक माध्य से 25 आया और इससे 62 आया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं वास्तविक माध्य से क्या है, तो उसका योग न्यूनतम होता है, तो यहाँ न्यूनतम बता रहा है। तीसरा है चौथा है, यदि किन्हीं दो श्रेणियों के लिए समांतर माध्य और पदों की संख्या ज्ञात हो तो दोनों श्रेणियों का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। तो सामूहिक समांतर माध्य दो श्रेणी का निकालने का ये फॉर्मूला है, x बार बराबर 1 2, तो x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 गुना n2 बटा n1 प्लस n2, यहाँ सब लिखा हुआ है। क्या है सो अब क्वेश्चन है, फैक्ट्री ए के 25 श्रमिकों की औसत मजदूरी 54 है तथा फैक्ट्री बी के 35 श्रमिकों की औसत मजदूरी 50 है। दोनों फैक्ट्रियों के श्रमिकों की सामूहिक औसत मजदूरी क्या है।
तो यहाँ पर एक्स बार मतलब फैक्ट्री ए का कितना है 54 लिख दिए। औसत मजदूरी मतलब माध्य, तो इसको x1 मानेंगे, और जो फैक्ट्री बी का रहेगा माध्य उसको हम लोग 50 मानेंगे, तो यहाँ x2 50 हो गया। n हो गया मेरा कितना 25 श्रमिक, n1 हो गया, और फैक्ट्री बी का n2 मेरा 35 हो गया। अब इसको ही फॉर्मूला में बैठा देंगे, x1 तो 54 इंटू n1 तो गुना n1 हो गया 25, फिर इसको घेर देंगे प्लस x2 कितना है 50 गुना n2 मेरा 35 कर दिए, बटा n1 प्लस n2 मतलब 25 प्लस 35 कर दिए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 1350, 50 को 35 से गुना करेंगे तो 1750 बटा 60 हो गया। ये दोनों को जोड़कर 60 से भागा देंगे तो दोनों फैक्ट्री का एक साथ माध्य 51.67 आ गया। समानांतर माध्य के गुण, यह समझने एवं मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि समानांतर माध्य के गुण बताएं, तो यही है पहला, यह समझने एवं गणना करने में सरल होता है। दूसरा पॉइंट है माध्य संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधि होता है। तीसरा है इसका मूल हमेशा निश्चित होता है, यह व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं होता है। चौथा पॉइंट है इसका प्रयोग बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है। पाँचवा तुलना के लिए एक अच्छा आधार है। छठा माध्य की गणना करने में आंकड़ों को व्यवस्थित करना आवश्यक नहीं है। सातवां यह एक परिकल्पित मूल्य है जबकि माध्यिका और बहुलक स्थिति संबंधी मूल्य होते हैं। आठवां यह प्रतिदर्श के परिवर्तनों से बहुत कम प्रभावित होता है। और नौवां यह एक आदर्श औसत की प्रायः सभी शर्तों को पूरा करती है। ये हम पढ़ दिए हैं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, इसीलिए इसको हम पढ़ दिए हैं। और समांतर माध्य के दोष, तो पहला है यह कभी कभी भ्रामक और असंगत परिणाम देता है। दूसरा समांतर माध्य में सीमांत मूल्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा समांतर माध्य की गणना किसी एक मूल्य की कमी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चौथा समांतर माध्य वह मूल्य हो सकता है जिसका श्रेणी में कोई अस्तित्व न हो, उदाहरण के लिए 4, 8 तथा 9 का औसत 7 होता है जो श्रेणी में नहीं है। पांचवा समांतर माध्य की गणना केवल अवलोकनों द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसमें गणितीय गणनाओं की आवश्यकता पड़ती है। छठा इसे पक्षपात अथवा औसत कहा जाता है क्योंकि इस पर बड़े मूल्यों का अधिक एवं छोटे मूल्यों का कम प्रभाव पड़ता है। अब है भारित समांतर माध्य। तो सरल समांतर माध्य का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें श्रेणी के प्रत्येक पद को समान महत्व दिया जाता है। काहे कि श्रेणी का प्रत्येक पद जैसे 5, 10, 15 तो हम लोग को सबको नंबर को जोड़ना है, तब 3 से भागा देंगे ना, तो प्रत्येक पद को हम लोग समान महत्व देते हैं। परंतु व्यवहार में एक श्रेणी के विभिन्न पदों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व होता है, किसी पद का अधिक महत्व होता है, किसी का कम। अतः भारित समांतर माध्य में पदों को उनके सापेक्षिक महत्व के अनुसार भार देकर औसत की गणना की जाती है। औसत मतलब माध्य। अतः भारों के आधार पर निर्धारित किया गया समांतर माध्य भारित समांतर माध्य कहलाता है। भारित माध्य की गणना करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब समूह के पद एक दूसरे के समान होते हुए भी महत्व के दृष्टिकोण से सजातीय नहीं होते। तो भारित समांतर माध्य का फॉर्मूला है x बार, उसके नीचे w, थोड़ा सा दूरी बढ़ गया लेकिन आप यहाँ सटा के लिखिएगा, सिग्मा w x बट्टा सिग्मा w। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं। किसी फैक्ट्री के 30 कर्मचारियों की भारित समांतर मजदूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ कर्मचारी है, दैनिक मजदूरी है, कर्मचारियों की संख्या है। तो हम लोग इसको इससे गुना कर देंगे तो WX निकल जाएगा। क्या कि यहाँ फॉर्मूला में हम लोग देख सकते हैं WX मतलब W और X को गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, और सिग्मा W मतलब भारित को भी जोड़ना है तो जोड़ दे रहे हैं। तो कर्मचारियों की संख्या को जोड़ दिए, ये सिग्मा W कहला जाएगा, और WX को जोड़ेंगे तो सिग्मा WX इतना। अब जो भारित समांतर माध्य का फॉर्मूला है उसमें बैठा देंगे, भागा लगा देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो समझ गए। भारित समांतर माध्य के उपयोग। भारित माध्य का व्यवहार कारखानों एवं अन्य संस्थाओं में मजदूरों और वेतन की गणना के लिए किया जाता है क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के कामगारों के बीच उनकी योग्यता और महत्वों के अनुसार अंतर करने में सहूलियत होता है। दूसरा है बोर्डों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के परीक्षा फलों की तुलना करने में यह एक महत्वपूर्ण विधि है।
तीसरा है प्रमाणीकृत जन्म एवं मृत्यु दरों की गणना में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है निर्देशकों के निर्माण में भी भारित माद का प्रयोग किया जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए इसमें हम सब उदाहरण को ना बताकर एक ही को बताए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए हैं, हम यहाँ धीरे कर देते हैं। इससे भी आप लोग देख के उतार लीजिए कॉपी में और अपने से बनाइए। तो बच्चों, अपने दोस्तों और मित्रों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।